नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हम सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि उच्च शिक्षा जो है उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं हाल के दिनों में। सरकार ने नई शिक्षा नीति भी लागू की, इसमें कई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं और पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि साहब अब का जो शैक्षणिक माहौल है अभी का वर्तमान का या जो हो इसमें होने वाला है अगले 4-5 सालों में, वो कैसा होगा, उसका क्या असर पड़ेगा विद्यार्थियों पर, शिक्षकों पर उसका क्या असर पड़ा है और किस तरीके से ले रहे हैं आम लोग इसको। क्योंकि हर आदमी का वास्ता है, या तो वो शिक्षक हो या छात्र है, तो उसके अलावा भी हर आदमी का वास्ता है, इसलिए क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हर घर में मौजूद हैं। तो पहले भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में कई दफ़ा बातचीत की है इस विषय पर, आज भी बात करना चाहते हैं खासकर उस शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं उस पर, और कोरोना के कारण जो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम हुआ या पढ़ाई रुक गई विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, या जो 10+2 के बच्चे थे उनकी पढ़ाई, तो उसका कितना असर पड़ा, कैसे मैनेज हुआ, इन सब चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर हीरानंदन प्रसाद जी का, जो विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के रांची विश्वविद्यालय में पीजी डिपार्टमेंट में, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह साहब का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी विभाग पीजी डिपार्टमेंट में रांची विश्वविद्यालय में। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हीरा बाबू, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ कार्यक्रम को कि ये जो अभी का माहौल है जिसमें एक तो कोविड का संक्रमण और फिर ये नई शिक्षा नीति, कितना कुछ असर पड़ा है बच्चों पर और शिक्षकों पर इसका? देखिए, कोविड-19 तो उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी प्रभाव पड़ा है और कह लें कि पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना जो आई, यह महामारी, इसके चलते तो चतुर्दिक दिशाओं में जान माल की तो क्षति हुई ही, उच्च शिक्षा पर भी, अन्य शिक्षाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। वह उसके लिए तो हम लोग चूँकि शिक्षक समुदाय से आते हैं, तो हम लोगों ने यह सोचा कि विद्यार्थियों को क्षति नहीं हो, तो इसके लिए तो हम लोग घर से ऑनलाइन कक्षाएं लेना प्रारंभ किए। लेकिन ऑनलाइन कितना, जब तक आमने सामने बात नहीं होगी तब तक परीक्षार्थी कोई उससे, विद्यार्थी कोई उससे जब तक रूबरू नहीं होगा तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है वो। और कभी इंटरनेट की समस्या रहती है, तो गांव हमारे, मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे विभाग से हमारे बहुत दूर दराज के क्षेत्र में विद्यार्थी पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं दोनों। तो कोई तो, मैं सच बता रहा हूँ कि कोई तो फ़ोन करके बोलता है कि सर कल की कक्षा में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। अब कोई सुनाई नहीं, अब इसका क्या, हम जवाब दिए कि भाई थोड़ा सा वेट करो, फिर उसी क्लास को हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये शिक्षा पर प्रभाव क्लास से संबंधित, कक्षाएँ से संबंधित, साथ साथ हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल नहीं है, माने हिंदी विभाग में, दूसरे विभाग में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल को कैसे अब ऑनलाइन हम कक्षा ले सकते हैं, यह समस्या आती है। तो वो तो प्रैक्टिकल जैसे केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, साइकोलॉजी में है, ज्योग्राफी में है, इन सभी फील्ड वर्क होता है और प्रैक्टिकल विषय है, तो इस पर तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में ये परिस्थितियां बाध्य कर देती है उच्च शिक्षा को प्रभावित करने के लिए। बहुत कोरोना प्रभावित किया है, जान माल की एक तरफ तो जो उसके चपेट में आए बहुत सारे ऊपर गए, भगवान उनकी शांति दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। बट हम लोग का जो प्रोग्रेस था वह रुक गया। अब कितना रुका, कितना हम लोग पीछे चले गए, यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि विद्यार्थी जहाँ कहीं भी रहे, उसको हम लोग एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके क्लास उसको मेंटेन करते रहे, क्लास लेते रहे। बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन से बोले या कहे कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो फिर हमने कहा कि ठीक है, इसका रिपीटेशन दूसरी क्लास में करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, हम क्षतिपूर्ति करेंगे, आप लोग धैर्य मत खो। अब परीक्षा की बात आती है, तो परीक्षा, चूँकि झारखंड सरकार ने यह आदेश दे दिया था कि कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन कक्षाएँ होगी, तो हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन परीक्षाएँ भी ले लें इन लोग की। तो हम लोगों ने मिड टर्म एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1 का, 2 का, 3 का, सेमेस्टर 4 का नहीं, इंड सेमेस्टर का नहीं, तो ये 1, 2, 3 इन तीनों का जो है सो हम लोगों ने बारी बारी से परीक्षाएं लेना शुरू की। और परीक्षा लेने के पश्चात उन लोग, बहुत सारे विद्यार्थी जो है सो उन लोग को ऑनलाइन हम लोग परीक्षा दे दिए, प्रश्न दे दिए, समय दे दिए, और इसके बाद कहा कि आप 1 घंटा में लिख करके हम लोगों को व्हाट्सएप पर भेजो। अब उन लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजा, हम लोगों ने उसको प्रिंट आउट निकाल करके और वो एक कापियों को, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करके नंबर दिया, और उसी आधार पर हम लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया। अब बात रही कि उन लोग विद्यार्थी जो घर में लिखा, तो कितना वो माने ये कह लीजिए, कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी कितना वो अपने मन से लिखा है या फिर कॉपी कर लिया या फिर किसी से नकल कर लिया किताब से, तो मैं नहीं देख रहा हूँ।
तो मैं जब नहीं देख रहा हूँ तब भी उन की भाषा से या शैली से पकड़ता हूँ कि हाँ ये अच्छा लिखा है, खराब लिखा है, मीडियम लिखा है, जैसा लिखा है उस पर मार्किंग कर करके उन लोगों को दिया, ये परीक्षा से संबंधित। इसी तरह से उन लोगों का अब सेमेस्टर 4 का डिजर्टेशन का है, लघु शोध प्रबंध से संबंधित है। समस्याएं इस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो है सो कोरोना समाप्त हो जाए, अब कोरोना दूसरी लहर चली गई, ये चली क्या गई, अभी जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत है भी, लेकिन कोरोना का प्रभाव तो कहीं न कहीं है। और अब एक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आपके दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे माध्यम से अभी तीसरी लहर आने की यह संभावनाएं बनती रहती है। तो हम लोग ने मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाना, बाहर नहीं निकालना, तरह तरह की जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो किए। लेकिन विकास के इस क्षेत्र में, विकास के दौर में हम घर में बैठे रहें, संतोष नहीं होता है, किसी को संतोष नहीं होता है, वे घर में बैठे रहें, बल्कि अब मन ही नहीं लगता है घर में। तो फिर हम लोग अपने डिपार्टमेंट या जो जैसा जहाँ काम करता है वो चाहता है कि जाए। लेकिन उन लोगों को भी जब खांसी आए, सर्दी आए, मैं इस चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो मास्क तो जरूर लगाएं। और दूसरी बात यह कि अब छींक आए, खांसी आए या फिर इस तरह से कुछ लगे तो दूसरे प्रभावित नहीं हो, संक्रमण दूसरी जगह नहीं जाए, वायरस दूसरी जगह नहीं जाए, इसके लिए आप क्या प्रबंध करते हैं? आप जैसे छींक आते हैं आप रुमाल का ढकें, हाथ से धोएं, हाथ के बराबर अलग रखें। इस खांसी आती है तो उसके लिए तो ये सारी की सारी चीज़ें करें। इससे हम लोग का होगा क्या कि कोरोना नहीं आएगी या संक्रमित नहीं होगा या कोरोना से संबंधित जो भी बातें होगी वो नहीं। उच्च शिक्षा पर कोरोना का प्रभाव इतना पड़ गया है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं वो लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। सीधी बात है। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैंने अभी कहा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, साइकोलॉजी, आर्ट्स में भी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हाँ एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल होते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में। ठीक है, लिटरेचर में नहीं होता है, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, नागपुरी में या बांग्ला में या अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं लिटरेचर का उसमें नहीं है प्रैक्टिकल, मान लिया। लेकिन जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं उन विद्यार्थियों को क्या हाल होता होगा, कैसे हम प्रैक्टिकल उसको करके दिखाएंगे, कैसे करेंगे, यह समस्या उच्च शिक्षा पर बहुत प्रभावकारी पड़ा है इस कोरोना काल में। और हम लोग बहुत पीछे आ गए हैं। विद्यार्थी जितना इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते थे वो उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया है। क्यों? एक प्रश्न यह भी है, इसलिए कि सेमेस्टर 1 में घर से तो ही परीक्षा देनी है। अब आज के विद्यार्थी वर्ग कितना जानकार होगा, कितना उसका ज्ञान विकसित होगा, कितना उसके मस्तिष्क में बातें आएगी, वो उसको भूल जाता है। वह सीधे सीधे अपना परीक्षा के समय में आया और परीक्षा लिख दिया, मिड टर्म दे दिया, हमको तो प्रमोट होना है, ये उसके मस्तिष्क में बात आ गई है। लेकिन विद्यार्थी ये नहीं सोचता है कि हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं, हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओवरऑल ग्रोथ पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल असर पड़ रहा है। ज्ञान के जो ज्ञान का विस्तार होना चाहिए विद्यार्थी वर्ग में वह नहीं हो पा रहा है। उसके मस्तिष्क तो ये बात सीधी से जा रही है कि हमको प्रमोट होना है, प्रमोट हो जाएंगे, लिख देंगे, ऑनलाइन है, कुछ देख लेंगे, नकल कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए जितिन बाबू की, जैसे जो लोग क्लासेस हैं, मान लीजिए जो आप बता रहे थे कि ऑनलाइन क्लास तो चलिए मान लीजिए कर भी लिए बच्चे थोड़ा जान के, लेकिन जो लोग लगातार आपके संपर्क में रहते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जिनको रोज़ अपने गाइड से मिलना है, लाइब्रेरी जाना है, क्योंकि सबसे तो घर में किताबें उतनी उपलब्ध होती नहीं है, वैसे लोग किस तरीके से आपसे बातचीत करते हैं, किस तरह के सवाल उनके मन में होते हैं, उनकी समस्याओं को कैसे एड्रेस करते हैं आप? सर, सबसे जो अहम और महत्वपूर्ण बातें हैं वो जो शोध के छात्र हैं, एमफिल के छात्र हैं, ये लोग दो माध्यम है। एक तो हम अपने घर में उनको अलाउ भी नहीं कर पाते, कुछ बाध्यता है। यदि मैं अलाउ करता हूं तो परिवार की भी कुछ बाध्यता है। प्लस बीमारी का जो ये संक्रमण का दौर है, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यह बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावना है। सब आदमी एक दूसरे से एकदम भयभीत है, सशंकित है। वो चाह रहा है कि पता नहीं जो सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, हम जिससे मिलने जा रहे हैं, दोनों में कौन सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, इसका डर कहीं ना कहीं दोनों के मन में है जी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेरे अंदर में जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, या यदि उनको कुछ गाइड की ज़रूरत है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ऑनलाइन उनकी सहायता करें। या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के नीचे बेसमेंट जहाँ पर है वहाँ पर बुला करके, कुर्सी लगा करके, गार्ड का जहाँ कमरा है उसमें दूर दूर बैठ करके जो उनको सहायता दे सकते हैं, जितनी सहायता हम यदि नॉर्मल स्थिति में दे सकते थे उतनी सहायता ईमानदारी पूर्वक हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, या उनको हम उतनी यदि समय ठीक रहे
तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सकता था। समय के विपरीत अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम कुछ सामग्री उनके लिए ले जाते हैं और उस पर हम उनके साथ बातचीत करते हैं। बातचीत में बहुत समस्या का समाधान हो जाता है। कुछ लिखाने की जब बात आती है, कुछ डायरेक्शन देने की बात होती है, तो उन जगहों पर हम उनके साथ बहुत सहजतापूर्वक, और जहाँ पर कोई समस्या है, और ये संक्रमण के काल में सर वो चाहे शोधार्थी रहे, विद्यार्थी रहे, रिसर्च स्कॉलर जो भी हैं, डर तो है और मन थोड़ा चिड़चिड़ा जैसा लगता है। हमने जो अपना अनुभव किया, उनको लग रहा है, जो मेरे अंदर में शोधार्थी हैं उनको लग रहा है कि मेरा समय बेकार का जा रहा है। हम रांची विश्वविद्यालय के तहत में इनरोल्ड हो गए और इनरोल्ड होने के क्रम में उनको जो खर्च और परेशानी और समय की जो बर्बादी, उनको लग रहा है कि मेरा समय कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। तो ये चीज़ों के लेकर के इनके मन में एक असंतोष है। उनको लग रहा है कि गाइड जो है, जो हमारे सर हैं, वो हमको जितना मदद करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण हम और आप दोनों जान रहे हैं। तो इनके लिए ये तमाम चीज़ों की जो ये कमियां हैं, इनको दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम यह होगा कि जैसे इसके माध्यम से क्या बोल सकते हैं उसको, हम लोग का एक है ऑनलाइन जो सिस्टम है, नहीं तो कहीं जगह पर, कहीं सार्वजनिक जगह पर जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, स्कूल कॉलेज में तो एक जगह पर बैठने की इजाज़त नहीं है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, वो जायज़ नाजायज़ तरीके से कभी भी कहीं बैठ करके 2-4 लोग बैठे, और बैठने के बाद उनसे समस्या पहले पूछ लेते हैं कि आपने जो अध्याय बांटा है, मान लीजिए 5-7 अध्याय बांटते हैं, तो 5-7 अध्याय बांटने के क्रम में पहला अध्याय में क्या परेशानी है, दूसरे में क्या दिक्कत है, तो बारी बारी से हम उनके साथ क्या करते हैं, उससे संबंधित पहले चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद हम कितना उनको मदद कर पाएंगे, जितना मदद करने का होता है, जैसे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जब हम उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ सामग्री देने की बात होती है या कुछ हमको डायरेक्शन देने की बात होती है, तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हमारे लेवल से जो भी हो सके, या हम पहले उनके आने से पहले वो हमको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि तो सर आज मिलना चाहते हैं, समझिए। तो मानसिक रूप से मैं तैयार हो जाता हूँ। और कुछ कॉपी जिसको लगता है कि नहीं, मोबाइल से तो हम उनको भेज ही देते, लेकिन कुछ लगता है कि नहीं, ये प्रिंट आउट करके अगर हम अपने विद्यार्थी शोधार्थी को दें तो उनको और भी ज़्यादा लाभ होगा। कई एक मान लीजिए पुराने थीसिस है जी, तो थीसिस को भी हम लोग क्या करते हैं, उनको एक आधार देते हैं कि भाई आप मान लीजिए बाल साहित्य पर कोई काम कर रहे हैं, कोई पत्रकारिता से संबंधित रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो पत्रकारिता पर जो आधारित, मान लीजिए अभी लाइब्रेरी बंद है, तो हमारे पास जो उपलब्ध है पुस्तक, हमारे पास जो उपलब्ध है शोध का थीसिस, तो कोशिश करते हैं कि वो उनको उपलब्ध हो जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लाभ ले सके। हमारा ये प्रयास होता है। अच्छा सर, ये जैसे आप जो नई शिक्षा नीति सरकार लागू कर रही है पूरे देश में, अब है कि जैसे एमफिल नहीं होगा, सीधे पीएचडी के लिए इनरोल होंगे उच्च शिक्षा नीति के तहत जो एमफिल की जो पढ़ाई होती थी, अभी नई शिक्षा नीति जो आई है, न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, अभी लागू नहीं हुई है, अभी तो लागू होने वाली है, प्रोसेस में है। अब उसमें एमफिल हटा दिया गया है। अब उसमें एमफिल हटा देने का उसका अगर सच पूछा जाए तो एक नज़रिया है। और अब जो ग्रेजुएशन जो करेंगे, ग्रेजुएशन करने के पश्चात, ग्रेजुएशन पहले 3 वर्ष, अभी जो 3 वर्ष में होता है, अब ग्रेजुएशन 4 वर्ष में होगा। ये नई शिक्षा नीति के तहत 2020, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यह एक आई है बात, और उसमें यह देखा गया है, सबसे बड़ी बात यह कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विद्यार्थी का यह है कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिस्ट, ये उसका है कि जब चाहेगा वह एंट्री कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, और जब चाहे वह छोड़ सकता है। तो छोड़ सकता है तो कब तक पढ़ा, अगर 1 साल पढ़ता है, 1 साल के पढ़ता है तो उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दी जाएगी, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट 1 साल का। अगर 2 वर्ष पढ़ता है तो उसको दिया जाएगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा, और 3 वर्ष अगर पढ़ता है तो ग्रेजुएशन डिग्री,
और 4 वर्ष पढ़ता है, जैसा ग्रेजुएशन 4 वर्ष का हो गया, तो ग्रेजुएशन 4 वर्ष अगर करता है तो उसको दिया जाएगा ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन है रिसर्च। ये 4 प्रकार के नई शिक्षा एमफिल वाला पूरा हो जाएगा उसका। हाँ, ये ग्रेजुएशन हो जाएगा। सब में अलग अलग है। विद्यार्थी को, मेरे आने वाली पीढ़ी को कोई घाटा नहीं हो, किसी प्रकार का नहीं। अब क्या होता, अभी क्या हो रहा है सो बताता हूँ। अभी जो हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी एडमिशन लिया और किसी कारण से नहीं पढ़ पाया डिग्री में, माने बीए में या बीएससी या बीकॉम अभी चल रहा है, तो उसमें बीए बीएससी बीकॉम में जो एडमिशन लिया, अगर 1 साल पढ़ा तो कोई उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई डिग्री कुछ नहीं मिलेगा, तो उसका तो समय बर्बाद गया, पैसा बर्बाद, सब कुछ हो गया। नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा नहीं होगा, बल्कि 1 साल पढ़ने पर उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। अगर 2 साल किया, जैसा कि अभी मैंने कहा, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, 3 साल करने के बाद जो ग्रेजुएशन, जिसको बोलते हैं ग्रेजुएशन डिग्री, तो वो जो डिग्री मिलेगी वह पूरे भारतवर्ष में लागू रहेगी। आईएएस आईपीएस जो संघ की परीक्षाएं होती है, यूनियन की परीक्षाएं होती है, उस सब वैलिड रहेगा। अलग अलग अर्हताएं जो एलिजिबल होगा उसके तहत उनको नौकरी मिलेगी। और इसके बाद जो 4 वर्ष ग्रेजुएशन करेगा, वो 4 वर्ष ग्रेजुएशन करने के बाद उसको पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट में 2 साल का होगा पोस्ट ग्रेजुएट। एक 4 साल के लिए जो करके जाएगा उसको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा। और जो 3 साल ग्रेजुएशन करके जाएगा, जो ग्रेजुएशन डिग्री करके जाएगा, उसको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इससे विद्यार्थी वर्ग में कहीं भी कोई घाटा नहीं है। एमफिल हटा दिया गया, एमफिल का कोई मतलब नई शिक्षा प्रणाली में, नई शिक्षा नीति में। और ये नई शिक्षा नीति में एमफिल को, जैसा कि आपका प्रश्न था कि एमफिल को हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, तो एमफिल कोई बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं है। अब पीएचडी डायरेक्ट होगा, जो मास्टर डिग्री जिसको कर लेते हैं। अब तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स नहीं रहेगा, वो सीधे पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएगा। डिग्री होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे? हाँ, डिग्री। अब इधर ग्रेजुएशन भी, ग्रेजुएशन के संदर्भ में कहा जाएगा कि यह ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएट कहलाएगा। और वो कोई भी बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस इत्यादि नाम नहीं रहेगा। ये हटा दिया। जी बताए, कुछ बोल रहे थे आप। जी, और अब बीए बीएससी बीकॉम नहीं रहेगा। वो उसका भी कारण क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति हिस्ट्री में एडमिशन लिया, हिस्ट्री से, और 1-2 महीना पढ़ने के पश्चात उसको ऐसा लगा कि हमको केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए। आज के डेट में नहीं ऐसा संभव है। लेकिन नई शिक्षा प्रणाली नियम में, जो नई शिक्षा नियम आएंगे, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह व्यवधान है, यह प्रावधान है, यह व्यवस्था है। और उस व्यवस्था में अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है, साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। वोकेशनल का भी कोई पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, उसमें कहीं रोक टोक नहीं है। तो इससे विद्यार्थी को फायदा क्या होगा कि वह प्रारंभ में तो नहीं जानता है कि यह मेरे लिए विषय इजी है, आसान है, या कठिन है, जटिल है, तो ऐसा नहीं जानता है। बाद में उसे जब पता चलता है कि मेरे लिए आसान है, तो उसको वह छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट भी ले, यह विकल्प है। तो यह विकल्प होना, आज के डेट में अगर जो व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ रहा है और बाद में उसको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है, तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो केमिस्ट्री आसान था, तो वह तो गया काम से। इसी तरह से केमिस्ट्री वाला अगर एडमिशन ले लिया कोई विद्यार्थी और चाहता है कि हम हिस्ट्री से पढ़ते तो अच्छा, तो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसका विद्यार्थियों पे सकारात्मक असर पड़ेगा। सकारात्मक रहा है, सकारात्मक बहुत उन्हें फायदा है। आज के आने वाली पीढ़ी के बहुत लाभ मिलेगा कि जैसे अभी के आज के डेट में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, और अगर लड़का केमिस्ट्री से पढ़ रहा है और उसको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है, तो फिर बाद में ग्रेजुएशन तो कर लिया केमिस्ट्री से या फिजिक्स से या किसी भी विषय से, और जब उसको लगता है कि हमको यूपीएससी तो हिस्ट्री या पोल साइंस या एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरे पद के लिए, दूसरे विषय से करना तो वह शुरू से पढ़ना पड़ता है उसको। लेकिन ऐसा अब नई शिक्षा नीति में नहीं होगा। वह तो बहुत ही पहले पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख लिया है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उसको प्रारंभ से, शुरू से उसको सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपितु उसके सिर्फ पढ़ना है वहाँ से जहाँ पर उसको आगे जाना है, आगे बढ़ना है कंपटीशन के दृष्टिकोण से। तो ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से, प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से, नौकरी अवेलेबल हो, नौकरी मिले, सरकार के द्वारा दिया जाए, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये नई शिक्षा नीति बनी है, जो सकारात्मक है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे नई शिक्षा नीति में जो ये डिसिप्लिन चेंज करने वाला मामला है, तो अचानक से हुआ कि पिछले कई सालों से लोग एक तरीके से पढ़ रहे हैं कि भाई हम लोगों ने साइंस पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, तो अब जब ये अचानक से होगा, क्योंकि नया होना है, तो आप लोग का क्योंकि लंबा अनुभव है, आप लोग हिंदी के विद्वान हैं, तो विद्यार्थियों को ये इसके साथ सामंजस्य बिठाने में कितना वक्त लगेगा? मतलब सब कुछ फिर से वो हैबिचुअल हो जाए, इसमें कितना समय लगेगा? ये तो सर इसमें काफ़ी समय लगना ही है,
एकाएक यदि किसी चीज़ की बदलाव चाहते हैं तो बदलाव में तो वक्त लगता है। और जैसे अभी छात्रों को यह पता ही नहीं है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, वोकेशनल के भी कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, जो भी इच्छा हो, जो भी उनकी इच्छा होगी। तो एक तरफ तो इसके सकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन उठापटक वहाँ पर भी होगा। जैसे कोई हमारा हॉबी, हमारा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री का, उसको कहेगा कि नहीं आप लिटरेचर भी पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं, ऑप्शन है। तो जहाँ पर इस तरह के ऑप्शन होंगे वहाँ पर ये जो प्रक्रिया है अभी लागू होने में, या यूनिवर्सिटी में जब लागू होने की बात चल रही है कि 2020 से या अभी से इसको लागू करना है, तो शुरू में इसमें बहुत परेशानी होगी। छात्रों के भीतर में उनको यह पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में हम इसको थोप देते हैं। ये थोपने की ज़रूरत नहीं है, इसको व्यावहारिक रूप में पहले साल 2 साल तक मेरा अपना जो व्यू है, हम चाहेंगे कि ये ट्रायल बेसिस पर, हाँ वैसी व्यवस्था भी है, हाँ, वैसी व्यवस्था भी है कि अगर बहुत सुचारू ढंग से अगर चल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम अगर बार बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है छात्रों के लिए बहुत लाभदायक नहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। लाभदायक एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लाभदायक इस सेंस में भी होगा कि पूरे भारतवर्ष में, देश भर में जो हरियाणा के विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होगी वही झारखंड के विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति के तहत यह भी है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के विश्वविद्यालय में दूसरी पढ़ाई हो, लगभग एक होना है, बिल्कुल एक रहेगा, एक रहेगा। इसलिए विद्यार्थी को बहुत लाभ होगा। ऐसा होता माना गया है कि जेएनयू के विद्यार्थी यूपीएससी बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, बीएचयू के विद्यार्थी ज़्यादा कर लेते हैं, हमारा रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? यद्यपि हमारा भी सिलेबस बहुत मिलता जुलता है हम लोग, लेकिन एक सिलेबस रहेगा और जो कंपटीशंस के जो लेने वाले रहेंगे, कंपटीशन लेंगे तो वो तो उस सिलेबस के अनुसार देंगे जो हमारा भी कंप्लीट रहेगा, हमारा भी विद्यार्थी करेगा, हमारा झारखंड से भी विद्यार्थी जाएगा, तो वो कंपटीशन इस दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। एक चीज़ और समझाइए, क्योंकि आप दोनों लोग हिंदी के विद्वान हैं, जैसे जो शोध हो रहा है खासकर लिटरेचर के विषय में, हिंदी में ही मान लीजिए, तो कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही विषय कई विश्वविद्यालयों में लोग उस पर शोध करते हैं, एक ही विश्वविद्यालय में उस विषय पे कई शोध हो जाते हैं, तो रिपीटेशन ऑफ रिसर्च वर्क की बात आती है, कई बार आई है अखबारों में भी, और आप लोग भी ज़्यादा समझते हैं उस चीज़ को। अब जो रिसर्च हो रहा है, जो बच्चे लेकर आते हैं आपके पास विषय, वो उसमें कितना नयापन है, कितने नए विषयों पर रिसर्च आप लोग करा रहे हैं? नहीं, नयापन तो बहुत है, नयापन नहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो सिनॉप्सिस बनाते हैं जो रिसर्च करने के लिए, पीएचडी देने के लिए, तो उसमें हम लोग ये लिखते हैं कि ये क्या है, पहले से क्या क्या कार्य हुए हैं इस विषय पर, और इस विषय में आपकी मौलिक उद्भावना क्या होगी, आपकी मौलिकता क्या रहेगी, आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या आप दे पाएंगे, आपके शोध इस निष्कर्ष में आप ये भी बताएं कि आपके शोध कार्य से इस समाज को क्या लाभ होगा। तो इसलिए जो पहले के जो शोध कार्य किए हुए हैं और अब जो शोध कार्य कर रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है। अच्छा, और जो लेके आते हैं, मतलब जो स्कॉलर्स आपके पास लेके आते हैं खुद से कि ठीक है हम इस विषय पे करना चाहते हैं, उसमें कितना नयापन आप लोग को दिखता है? हम लोग उसमें परिवर्तन करते हैं कि यहाँ पर नयापन लाइए, इसमें दूसरा और कुछ जोड़िए। ऐसा नहीं है कि रटी रटाई पिटी पिटाई को ही हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है, स्वीकृति उसको नहीं देते हैं हम लोग सीधे कहते हैं। उसके डीआरसी की मीटिंग होती है, उस डीआरसी मीटिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के पश्चात ये बोलते हैं कि देखिए इस पर यहाँ पर ये कमी है, यहाँ त्रुटियाँ हैं, इस त्रुटि को दूर कीजिए, इसमें ऐसे लिखिए, ऐसे जोड़िए, और एक नयापन लाइए, नया चीज़ लाइए। आप उस जो शोध कार्य कर रहे हैं, इसे आप समाज को क्या देना चाहते हैं, आपके समाज में क्या संदेश फैलाना चाहते हैं, इससे क्या लाभ होगा, ये सारे चीज़ों को जोड़ करके ही वो रिसर्च वर्क किया जाता है। सर पहले एक मिनट, पहले जो शोध कार्य हो रहे थे वो एक घिसी पिटी रटी रटाई जैसे भी आप उसको बोल सकते हैं, वो उस तरह का था। अभी क्या किया है, यूजीसी ने एक मापदंड तय किया है कि अगर आप किसी का शोध से नकल कर रहे हैं, कहीं उतार लिए, किसी की पुस्तक की सहायता लिए, यदि उसमें रेफरेंस नहीं दिए तो उसमें थीसिस की चोरी मानी जाती है। और जैसे ही और उसमें गाइड और जो कैंडिडेट है दोनों का पनिशमेंट कैंसिल, उसमें पनिशमेंट की भी व्यवस्था है। गाइड को भी उसको 5 साल तक है कि आप इस अवधि के दौरान आप शोध कार्य नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दीवार कर दिया जाएगा। सर हम लोग के पास एक निर्देशिका है जिसमें यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है, और जो गाइड है वो लिख करके भी देते हैं कि आज तक
इस विषय पर किसी भी तरह का शोध कार्य जो इन्होंने नहीं जमा हुआ। किया है, नहीं हुआ। इस पर शोध कार्य नहीं हुआ है। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में इस विषय पर शोध कार्य नहीं हुआ है। डिक्लेयर करके उसके बाद अगर हम कहीं से उसका नकल करते हैं, नकल कर रहे हैं, तो जब पेन ड्राइव में उसको डाला जाता है तो शायद इस तरह की व्यवस्था है, चेक पॉइंट है। हाँ, हाँ, तो वहां वो पर आप मिलता है। रोक सकते हैं सर, उस विधि को रोक सकते हैं। और पहले की बात नहीं कर सकते। अभी क्या करते हैं हम लोग, स्टूडेंट से मान लीजिए कोई पत्रकारिता पर शोध कार्य कर रहे हैं, कोई जयशंकर प्रसाद पर कर रहा है, कोई प्रेमचंद पर कर रहा है, तो हम लोग शोध निदेशिका के अनुसार से पहले देख लेते हैं इस पर शोध कार्य हुआ है कि नहीं। यदि हुआ है तो शीर्षक को पहले मिलान कर लेते हैं, उनकी अभिरुचि को जान लेते हैं, पहले पूछते हैं, मौखिक भी कई कई बार पूछ लेते हैं बिना रजिस्ट्रेशन से पहले भी, कि भाई आप प्रेमचंद के संबंध में जो ये चीजें हैं, इस पर आप जो चीज आप करना चाह रहे हैं, इस पर आप थोड़ा सा 15 दिन का समय देते हैं कि भाई आप इस पर थोड़ा सा लिख करके ले आइए। इसमें क्या तो उसकी न्यापन गहराई दिखाएंगे, पता चल जाता इसमें है। आप न्यापन क्या दिखला रहे हैं। प्रेमचंद तो बहुत काम हो चुके हैं, लेकिन आप न्यापन क्या दिखला रहे हैं, ये शोधार्थी से हम लोग पूछते हैं। और शोधार्थी जब संतुष्ट कर हम लोग को संतुष्ट कर देता है, तब फिर हम लोग उसको तो मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो रिसर्च हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल अच्छा हो रहा विश्वविद्यालयों है। में। जी, अभी वर्तमान समय में जो शोध कार्य चल रहे हैं, जो भी जिनके अंदर में अभी हम लोग के अंदर में मान लीजिए 5, 7, 10 जो भी है, तो हम लोग बहुत ठोक बजा करके उसको देखते हैं। और एक सबसे ज़्यादा डर बना हुआ इस बात का है कि अगर कहीं चोरी पकड़ी गई तो जो शोधार्थी है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। हम यदि निदेशक हैं तो हमारा अगले 5 साल तक हम कोई शोध कार्य नहीं करा सकते। इस तरह डिबार की कर दिया पाबंदी- जाएगा। डिबार कर दिए जाते डिबार कर हैं। दिया तो एक मन में डर भी है। डर भी है, शोधार्थी डर- को भी और शोध निर्देशक को भी, दोनों को। एक अब हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तो हम अंतिम सवाल आपसे ले रहे हैं कि जैसे एक पुरानी जो व्यवस्था थी शिक्षा की, उसमें हम लोग कहते हैं कि नहीं, एक सम्मान की भावना है, गुरु है तो गुरु सबसे, माने गुरु और गोविंद में तो गुरु ही ज़्यादा बड़े हैं। अब जो शैक्षणिक माहौल है विश्वविद्यालयों का वो कैसा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों में कमी आई है, ऐसा नहीं है। अब कह सकते हैं कि अब तो एडवांस हो गया है विद्यार्थी सब, और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट भी दिख रहे हैं, दिखें, अच्छा है। आधुनिकीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, कि आधुनिकता आ गई है। तो ये आधुनिकता आ गई है, तो जो गुरु शिष्य परंपरा थी पहले वाली, अब आज वह खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं आज भी जो हम लोग को बहुत ही नजदीक सम्मान से करते जानते हैं। हैं। जी, जल्दी से जी, बोलिए। मतलब आज जो गुरु और शिष्य की परंपरा जो आपको हमको सबको दिख रहा है कि नहीं, जितना हमको सम्मान मिलना चाहिए कम हो गया है, तो उसके लिए खुद जिम्मेवार मैं हूँ। टीचर्स भी हैं, टीचर्स हम टीचर्स जिम्मेवार भी हैं हैं। सर। हम अगर अच्छे शिक्षक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे शिक्षक हूँ। हमने यदि सामान्य आप बात कर अच्छे शिक्षक हैं तो आपकी कद्र होगी, आपको राह चलते कहीं भी मिलेंगे, वो आपको पाँव छू करके प्रणाम करेंगे। और बेईमानी अगर हम करते हैं, रिश्वतखोरी की बात अगर हम करते हैं, तो सारा जाहिर है कि उसका असर हाँ, तो पड़ेगा। पूरी मतलब चीज़ ऐसे है। शिक्षा को जो है व्यवसायिक नहीं बनाया जाए, आज ये भी टीचर्स इसका को मान रखना और चाहिए ध्यान सम्मान में। उतना ही है हाँ। जितना पहले था। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना सम्मान चाहते हैं, कितना सम्मान बेचना चाहते हैं, दोनों चलिए, चीजें। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त होता तो हम लोग और लंबी बातचीत करते। मुझे बहुत पूरी अच्छा उम्मीद है कि जो लोग इस आपको भी कार्यक्रम बहुत बहुत को धन्यवाद, हम लोगों को याद किया। कि जो देख रहे होंगे उनको हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे शुभ मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद।